नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि देश के मकान, घर, फ्लैट, कारोबार और कार आज किस मिनिस्ट्री से गवर्न होती है? आज हम उस मिनिस्ट्री और उस मिनिस्टर की बात करेंगे जो इन सब के बीच में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश जावड़ेकर जी से। जब प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रालय मिला था तब उन्होंने कहा था कि वन विंडो सिस्टम बनेगा। ठीक है, आज ये क्यों हो गया कि वापस से, चाहे वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इको सेंसिटिव जोन हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, हर से अलग अलग क्लियरेंस क्यों लेना पड़ेगा? ये क्यों हुआ है? आपके बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका कल ये स्टेटमेंट आया है कि पूरे देश में 3,77,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं लैंड क्लियरेंस के कारण या इन्वायरमेंट के क्लियरेंस के कारण। आपको रोड ब्लॉक्स अभी भी नजर आ रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, मुझे भी आनंद लगता है जब आपके चैनल से बात करता हूँ। थैंक यू प्रकाश जी। अच्छा, ये बताइए प्रकाश जी कि आपकी सरकार के अब 1 साल पूरे होने वाले हैं और 1 साल के अंदर तमाम तरीके के अटैक्स होने लगे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके के बहुमत के साथ आए, जिस तरीके के इम्पैक्ट के साथ आए, जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस के साथ आए, अरुण शौरी जी को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि 1 साल में, और पूरी तरह से मोदी सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया हर स्टेज पर, इकोनॉमिक्स पे, फिनांस। शौरी जी अटल जी के मंत्रिमंडल में थे और शौरी जी का जो इंटरव्यू है उससे हम सहमत नहीं है, इसलिए क्योंकि वो सही वर्णन नहीं है। शायद वो अभी दिल्ली में ज़्यादा नहीं रहते तो ज़्यादा उनको ये नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो साफ नज़र से देखेगा उसको दिखेगा कि तरक्की हो रहा है, बदलाव हो रहा है, प्रोसेसेस में हो रहा है, निर्णय हो रहे। अरे कितनी बड़ी इस देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। जनधन योजना से इंक्लूसिव बैंकिंग हुआ और जनधन योजना को जो 3 सरोकार सामाजिक सुरक्षा दी, अटल पेंशन योजना, वो 12 रुपये वाली बीमा, दुर्घटना बीमा योजना और 30 रुपये वाली या 330 रुपये वाली साल में, तो फिर आपको मिलेगा 2 लाख का जीवन बीमा एक, और जो स्मार्ट कार्ड 40 करोड़ असंगठित मजदूरों को मिलेगा, उसमें आम आदमी बीमा योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है और वृद्धावस्था पेंशन योजना है। एक स्मार्ट कार्ड में 3-3, पहली दफा देश में सामाजिक सुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन फिर शौरी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तिगड़ी राज कर रही है? वो तो आपको उनको पूछना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊं? उन्होंने ये कहा कि मंत्री अपना फैसला नहीं ले सकते, डरे हुए। मुझे ये तो बिल्कुल सच नहीं है। हम हमारा मंत्रालय का काम करते हैं और मुझे बताना चाहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री होकर भी उन्होंने हमें कभी भी किसी काम में न रोका है, न टोका है, न कोई इंटरवेंशन किया है। वो टीम लीडर है, वो विश्वास रखते हैं अपने सहयोगियों में, और इसलिए तो उन्होंने क्यों शौरी अब ये पता कैसे, वो तो एक हर व्यक्ति क्यों क्या बोलती है, वो कोई तो उपेक्षा हो गई? नहीं, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखो, लोकतंत्र है, हर एक को अपना व्यू रखने का अधिकार है और वो अपना व्यू प्रकट करता है, लेकिन लोग समझते हैं कि सच्चाई क्या है। तिकड़ी का कि त्रिमूर्ति राज कर रही है। मुझे एकदम याद आया, अटल जी के समय कुछ लोग उनके लिए भी तिकड़ी का उपयोग करते थे शब्द का। तो क्या बात है? नहीं, तो कोई बात है नहीं, माहौल कहीं बिगाड़ने की का एक वो सिला शुरू हो गया है? नहीं, ऐसा है, अपना कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, तो यहाँ कोई भी पॉपुलर सरकार आएगी तो भी पहले दिन से प्रहार होंगे, हार भी मिलेंगे, प्रहार भी होंगे, तो फूल भी मिलेंगे और प्रहार भी होंगे, दोनों चलता है। और इसी से देश का लोकतंत्र मजबूत भी होता है और हम भी थिंकिंग पार्टी है, इसलिए हम हर क्रिटिसिज्म को एक अच्छे नज़र से देखते हैं और अगर कोई सही मुद्दा है तो उसका हम संज्ञान भी लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि जो बीजेपी के सीनियर लीडरशिप थे उनको एक साइड में कर दिया गया, उनको उनसे अब ठीक है, सलाह मशवरा एक मंत्रिमंडल में है, सलाह मशवरा के मंत्रिमंडल में है, लेकिन उससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है, एक्टिव रोल नहीं है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे भी जो थे उनको कहीं ना कहीं पेरिफेरी पे छोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं, क्यों है? ऐसा नहीं। भारतीय जीवन व्यवस्था में भी और आपके संगठन में भी आप एक तकाजा होता है और उसमें मार्गदर्शन का भी एक रोल है।
घर में दादा दादी का भी रोल होता है और महत्वपूर्ण होता है, और वो है। ये बताइए कि राहुल गांधी का नया अवतार जो है उसमें उन्होंने आपकी सरकार को एंटी किसान, एंटी मजदूर और एंटी प्रो पीपल सरकार आपकी नहीं रह गई है। आज उनका ये बयान आया है कि जो मिडिल क्लास है उसको बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार दबा रही है, उनको घरों को देने में प्रॉब्लम कर रही है, और जो रियल एस्टेट रेगुलेटर जो आने वाला है उसके ऊपर जिस तरीके से वो बिल्डर्स के साथ और रियल एस्टेट वालों के साथ मिलके मोदी सरकार उसको डाइल्यूट करने की बात कर रहे, तो चाहे वो लैंड का बिल हो, चाहे वो रियल एस्टेट बिल हो, सब पे आप पर धावा बोला गया। नहीं, पहले तो मुद्दा यह है कि विपक्षी दल हमारा क्रिटिसिज्म करे, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राहुल का नया अवतार का जो बात कहा, वो हर साल उनका एक बार नया अवतार होता है। वो नई नई शिक्षा लेते हैं, नया नया अवतार करते हैं, कहीं बीच में निकल जाते हैं, फिर वापस प्रकट होते हैं। तो ये तो दशावतार तो बहुत सदियों में हुए थे, ये तो हर साल हो रहा है, तो वो उनका चॉइस है। सवाल है कि लेकिन कहीं ना कहीं तो उन्होंने लोगों के साथ, आम लोगों के साथ एक कनेक्ट बनाया। नहीं, पता नहीं है आपको, वो विदर्भ में गए, विदर्भ में लोगों ने पूछा, भाई साहब आपकी 15 साल महाराष्ट्र में सरकार थी, आपकी ही 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, ये पानी नहीं मिल रहा है कपास के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उस समय के 2 बार पैकेजेस दिए, तो पैकेजेस दिए 6-8 हज़ार करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसका सिंचाई लोगों के जेब में हुई, लेकिन खेत पे नहीं हुई। तो ये तो सवाल उनको पूछा। लेकिन एक माहौल बनाने में राहुल गांधी कामयाब होते दिख रहे हैं कि ये उनका बार बार ये कहना कि ये सरकार कॉरपोरेट्स की सरकार है, ये सरकार सूट बूट की सरकार है, ये सरकार मिडिल क्लास की बात नहीं करती, किसान की बात नहीं करती, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ उनकी जो बातें हैं वो आप लोगों के ऊपर लगने लगी हैं? नहीं, ऐसा है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कल ही एक आपसे चैनल पे मैं देख रहा था, या बाकी चैनल पे भी, कि वो कहीं एक संदेश लिखना चाहते थे, वो भी मोबाइल से देखकर वो लिख रहे थे। तो हर एक की स्टाइल होती है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता। कांग्रेस को जगत तो लोगों ने दिखा दी, तो आज जिस पार्टी के 206 थे वो 44 बने। तो अब लेकिन पार्टी, मैं कभी ये नहीं मानता कि पार्टियां समाप्त होती है, और पार्टी रहनी भी चाहिए, और उसके लिए, लेकिन लोग उनके साथ नहीं है, विश्वसनीयता खत्म हुई। ये बताइए प्रकाश जी, क्या बात है, पूरी दुनिया जो है वो मिलके ये साबित करने पर लगी हुई है, या ये तमगा लगा रही है कि दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है? पहले तो ये है कि दुनिया के बहुत सारे शहर प्रदूषित है, दिल्ली निश्चित रूप से है, लेकिन ये पिछले 7-8 महीने में नहीं हुआ है, ये पिछले 10 सालों की निगलेक्ट का कारण है कि इसको कभी सुधर सकते थे। जैसे हमने स्थिति को देखा, हमने कार्यक्रम बनाया, हमने दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, पूरा एनसीआर के कॉरपोरेशंस, दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशंस, डीडीए, एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस, सबको एक साथ बिठाया। 2 बार एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग किए, 2-3 बार, और 2 बार मंत्री लेवल पे किए, क्योंकि हम चाहते हैं, ये कोई एक अक्सर इलाज वाली कहानी नहीं है। आपको व्हीकल का पोल्यूशन कम करना होगा, आपको स्टबल बर्निंग कम करना होगा, आपको बायोमास बर्निंग कम करना होगा, आपको डस्ट मैनेज करना होगा, और बाकी जो प्रदूषण के कारण है वो भी करने पड़ेंगे। तो इन सब पर हमने तुरंत कार्रवाई शुरू की, और मुझे खुशी है कि सभी एजेंसीज पारस्परिक विश्वास के साथ इकट्ठा आई है। लेकिन एक बात बताइए कि अमेरिकन एम्बेसी का ये कहना है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को, अमेरिकन एम्बेसी अपने एम्प्लॉयज को 2 साल से यहाँ ज्यादा नहीं रख सकती, क्योंकि प्रदूषण लेवल इतना ज्यादा है कि किसी भी बाहर की एम्बेसी को यहाँ में कहते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हो रहे हैं। ऐसा है, वो एम्बेसी क्या कौन कहती है वो उनका निजी प्रश्न है, लेकिन पोल्यूशन केवल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का नहीं होता है। पोल्यूशन 7-8 कारणों से होता है। सल्फर का है, नॉक्स का है, ओजोन है, बेंजीन है, बाकी घटक है, PM10 है। तो हर कोई 8 घटकों का हम एक, प्रधानमंत्री ने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। अब वो नेशनल एयर क्वालिटी से आज हम अभी कल से फ्री बुलेटिन सब चैनल्स के लिए भी और सबके लिए देना शुरू किया है। वो 10 शहरों का हमारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है
लेकिन 7 शहरों का इंटरनेट की व्यवस्था एकदम तंदुरुस्त है, तो 7 शहरों का 24 आवर्स मॉनिटरिंग होता है, उसका हम कलर और कोड में दे रहे, आप दिखाइए। वो एक ऐसा है, हर एक मापक पर, एक निर्देशांक पर एक सिटी बेहतर है, एक सिटी बुरी है। जैसे अगर केवल PM2 की कहे तो वो कहानी बता रहे, लेकिन अगर वो देखेंगे बेंजीन और ओजोन की बात करेंगे तो उनके शहर हमसे खराब है। लेकिन ऐसा क्यों है कि नई दिल्ली और इंडिया को लेकर के, भारत को लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है पूरे विश्व में कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आप अपने लोगों को भेज के उनको बहुत सारी चीजों से एक्सपोज कर रहे हो, बहुत तरीके के गैसेस से एक्सपोज कर रहे हो जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा है, हर एक व्यक्ति को अपना चॉइस है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, लेकिन अब आप जैसे जो मीडिया है, जो स्वतंत्र पत्रकार है, उनको ये ढूंढना है कि 10 साल कोई ये इशू नहीं उठा रहा था, 10 साल हवा बिगड़ रही थी, लेकिन अचानक 10 महीने में ये विषय क्यों उठा जा रहा है, इसकी खोज आपको ही करनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप करोगी। नहीं, मैं तो खोज करूंगी, लेकिन एक बात बताइए कि अमेरिकन एम्बेसी सडनली पोल्यूशन को लेकर इतना अग्रेसिव क्यों हो गया? कहीं फोर्ड फाउंडेशन वाली जो बात हुई है, फोर्ड फाउंडेशन के ऊपर जो नकेल लगाने की बात हुई है, कहीं इन दोनों का कोरिलेशन तो नहीं है? वो तो आपको ही ढूंढना है, इसीलिए तो आप ढूंढेंगे और हम कहेंगे कि क्या हुआ है। सच्चाई ये है कि हर एक का अपना अपना व्यू होता है। मैं किसी एम्बेसी पर, किसी देश पर टेलीविज़न के माध्यम से नहीं चर्चा करता हूँ, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूँ कि दिल्ली और जैसे दुनिया के सैकड़ों शहरों में हवा खराब है, हमारे यहाँ हवा खराब है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोगों के प्रति जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें किसी का प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर फ्यूचर जनरेशन का है, प्रेशर क्लाइमेट चेंज का है। हमें ये करना है, इसलिए मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन वेस्ट के नए रूल जो 20 साल में कभी नहीं बने, हमने बनाए। अभी जल्दी वो वेबसाइट पर जाएंगे, पब्लिक कंसल्टेशन के बाद नोटिफाई होंगे और एक नई कंस्ट्रक्शन रूल की व्यवस्था आएगी। तो जैसे मेट्रो से धूल का प्रदूषण नहीं होता, वैसे कंस्ट्रक्शन से भी धूल का प्रदूषण अच्छा, ये बताइए कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT सडनली इतना एक्टिव क्यों हो गया है? नहीं, अब ये तो NGT को आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं तो देखता हूँ हमारे सरकार आने से पहले भी NGT करती है। देखो, एक ट्राइब्यूनल बना है, उसके पास लोग केसेस लेकर जाते हैं, वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आपके मंत्रालय और NGT के बीच में तलवारें तो कहीं ना कहीं खींचने लगी हैं। नहीं, तलवारें खींची नहीं है, बल्कि ये NGT हमारा क्रिएशन है और NGT को हम पूरा सहयोग देते हैं। लेकिन जिस तरीके से NGT प्रोएक्टिव हो गया है और जिस तरीके से उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो मसला दिल्ली में 10 साल पुरानी कार्स का हो, या नोएडा के एक्सटेंशन पर फ्लैट्स देने का मसला हो, या ओखला बर्ड सैंक्चुरी का मसला हो, वहां पर जो फ्लैट्स बने थे वो लोगों को देने, सारे मसले जाकर के रुक जा रहे हैं वहां पर और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लोगों से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर NGT का इस तरीके से हावी होना कहीं ना कहीं आपके मंत्रालय को वो उस पे तो डाल रहा है ना? नहीं, इसलिए NGT में कौन से विषय जाते हैं, क्या करते हैं, हमारी जब भूमिका वो पूछते हैं तो हम जरूर बताते हैं। निर्णय लेना हमारा काम है, लेंगे हम जनता के हित में और जो पर्यावरण के हित में है वही निर्णय करेंगे। विकास और पर्यावरण रक्षा एक दूसरे के विरोध में नहीं है, दोनों हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं, हो सकते हैं, और हम ये सिद्ध करेंगे। और 1 साल में हमने किया, प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट किए, बहुत सारे उस प्रोसेस से स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाए ताकि जो डिले होता था वो खत्म होता है और पर्यावरण की किसी भी शर्त के साथ समझौता नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से NGT का जो फैसला आया कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां दिल्ली में नहीं चल सकती हैं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे? 10 साल पुरानी गाड़ियों को कहाँ लेके जाया जाएगा? इसीलिए इन सब के एक ऑर्डर पास कर देना मैं हमेशा और डंडा चलाना, उससे क्या होगा? नहीं, इसलिए फिर वो डंडा चलता नहीं ना, तो फिर वो मुझे लगता है हमेशा कि all agencies involved in nation building must see things in context. We must have sense of proportion and we must see things in proper perspective or from the people's angle also, but at the environmental consideration also. Both are important and there has to be a balance, and our government is more than willing to walk more extra mile to achieve environmental consideration. But you can't do it, it's not like a electricity switch you can on and off. एक बात बताइए, it needs little time. प्रकाश जी, एक बात बताइए
कि चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैट्स हों, 50,000 फ्लैट्स बन के रुके पड़े हैं, उनका क्लियरेंस एनजीटी नहीं दे रही है। ओखला बर्ड सैंक्चुरी के बगल वहां पे भी कुछ 50,000 से के करीब फ्लैट्स बने हुए, लोगों को मिल नहीं रहे। लोग क्या करें कि उनकी ईएमआई तो बढ़ती चली जा रही है। नहीं, ये बराबर है। ये मैं लोग कुछ हमें मिले हैं, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ, आपको पता होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप इको सेंसिटिव जोन तैयार करिए, तो देश में 600 प्रोटेक्टेड एरियाज है, तो वहाँ कितना इको सेंसिटिव जोन हो उसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए वो। लेकिन कोई राज्य सरकारें उस समय नहीं काम किए बहुत सारे, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि जब तक आप नहीं करते तब तक 10 किलोमीटर होगा। जैसे ये प्रश्न मेरे सामने आया तो हमने सभी राज्यों को बुलाया, कहा कि जल्दी जल्दी आपके प्रपोजल्स दे दो, जस्टिफिकेशन के साथ दे दो। हमारे मंत्रालय को कहा कि कोई ऑब्जेक्शन है तो पत्राचार में समय मत गवाओ, उनको बुलाओ, सामने बिठाओ, करेक्शंस करो, ढंग से काम करो। और मैंने आज 130 इको सेंसिटिव जोन प्रपोज किए, मंजूर किए हैं मेरे तरफ से। अभी वो वेबसाइट पे गए, ओखला वाला भी एक्चुअली वेबसाइट पर जाके आया है, वो फाइनल प्रोसेस में है। तो हम लोगों को राहत देंगे, एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे और हम जनता के दुख दर्द को समझते हैं। प्रकाश जी, जब आपको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री दी गई तो ये एक्सपेक्टेड था कि आप, चूंकि आप हमेशा चाय पर चर्चा करके चीजों को एक तरीका, एक रास्ता निकालने वाले मंत्री रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है कि जब प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रालय मिला था तब उन्होंने कहा था कि वन विंडो सिस्टम बनेगा, बना, ठीक है, आज ये क्यों हो गया कि वापस से, चाहे वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इको सेंसिटिव जोन हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, हर से अलग अलग क्लियरेंस क्यों लेना पड़ेगा? ये क्यों हुआ है? अभी मैंने 3 काम किए ना कि ये सारे एक साथ होंगे। 30 मार्च को आपके मिनिस्ट्री का ये ऑर्डर आया कि ये फिर से वापस से उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पहले था। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। पहले एक के बाद एक होता था, हमने कहा नहीं सभी एक साथ होगा और तीनों को ऑनलाइन किया। अभी वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ की हर महीने मीटिंग कर रहा हूँ। अभी वहाँ ज़्यादा पेंडिंग कुछ नहीं रखता हूँ, 10-15 आइटम होते हैं हर महीने के, जहाँ क्लियर है वहाँ तुरंत अप्रूव करते हैं। जहाँ कोई डाउट है, जहाँ पर्यावरण को कोई क्षति होने की संभावना है, वहाँ एक बार टीम भेजते हैं, दूसरे महीने में उस पर निर्णय करते हैं। आपके बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका कल ये स्टेटमेंट आया है कि पूरे देश में 3,77,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, लैंड क्लियरेंस के कारण या एनवायरनमेंट के क्लियरेंस के कारण। लेकिन एनवायरनमेंट को नितिन जी ने 10 बार बताया सारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, practically all projects of central and state government of public utilities and public importance, जो सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स है वो लगभग सभी हमने उस पर निर्णय लिया और उसमें जो सही पर्यावरण की रक्षा की कंडीशंस डाल के हमने अप्रूवल दे दिया। तो ये अभी ये तो कल का उनका स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन वो लैंड एक्विजिशन में पड़ा, वो अलग मसला है। एक आरटीआई से ये रिवील हुआ है कि लैंड एक्विजिशन के कारण सिर्फ और सिर्फ 8% के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट क्लियरेंस के कारण रुके हुए हैं। अभी का आंकड़ा लोगे तो ये उल्टा होगा, वो हमारा 8% होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना पेंडेंसी था, पूरा निगेटिव माइंडसेट था, पूरा रोड ब्लॉक और स्पीड ब्रेकर मिनिस्ट्री बन गई थी, एक तरह से लाइसेंस परमिट कोटा राज बन गया था। हमने उस, और जयंती नटराजन ने दिखाया कि कैसे निर्णय होते थे कैसे नहीं होते थे, पत्र लिखा उन्होंने। तो हमने क्या किया, हमने तो इस प्रोसेस को सरल बनाया, इसको ट्रांसपेरेंट बनाया, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस किए ताकि डिले कम हुआ और हम निर्णय करते जा रहे हैं। लेकिन पहला इतना बैकलॉग है, हम जल्दी करेंगे। प्रोजेक्ट क्लियरेंस का क्या टाइम फ्रेम होता है? हमारा टाइम फ्रेम है, पहले 9 महीने कागज पर होता था, लेकिन 3-3, 4-4 साल लगते थे। हम अभी ये कह रहे हैं, हमारा प्रयास है, हमने बहुत कुछ साध्य किया है। जिस प्रोसेस को 1.5 साल लगता था स्टैंडर्ड TOR लेने के लिए, वो अभी 30 दिन में होता है। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ एनी एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस, वी आर फास्ट ट्रैकिंग द प्रोसेसेस बाय इम्प्लीमेंटिंग ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तो क्या आपको रोड ब्लॉक्स अभी भी नजर आ रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री में? वो हम दुरुस्त कर रहे हैं। पहले तो माइंडसेट था, मैंने 3 चिंतन शिविर किए, एक सभी मंत्री और इनकी परिषद बुलाई, सभी अधिकारी देश के आए। हम, आप देखोगे पर्यावरण मंत्रालय में पहले 1 साल का माहौल का पहला माहौल और आज का माहौल एकदम बदलाव आया और इसलिए काम होने लगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी अर्थव्यवस्था रुकी थी। अब पिछले 1 साल में 2200 एप्लीकेशंस आए हैं, तो
तो विभिन्न स्टेज पर है और अब हर प्रोसेस के जो टाइम लिमिट है वो कम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी उस पर फैसले करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी को अगर अपनी मिनिस्ट्री को और अपने पॉलिटिकल इसको अगर 3-4 शब्दों में बताना पड़े तो क्या कहेंगे कि आपने क्या काम किया कि क्यों आपको लोग बोले कि आप बहुत दबंग और बड़े एक साल में मैं बता रहा हूँ, जो मंत्रालय पूरा ही निगेटिव माइंडसेट का था उसको पॉजिटिव माइंडसेट में लाया, जो पूरा रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री बना रहा है उसको फैसिलिटेटिंग मिनिस्ट्री बनाया, पर्यावरण के रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। पहली दफा उद्योग और सभी लोगों को ये पता चला कि ये ऐसे सरकार है कि जो पर्यावरण के विनाश के साथ कोई विनाश नहीं करने देगी। इट इज़ डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन। एक हाथ में पर्यावरण का झंडा, दूसरे हाथ में विकास का एजेंडा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट बोथ। एक बात बताइए प्रकाश जी कि जब आपकी मिनिस्ट्री पर पहले आपकी मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में कोई भी अगर प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस के लिए आते थे तो वो बाकायदा कैबिनेट में जाते थे, क्या अब ये अभी भी वो कैबिनेट में ही जाते हैं या आपके लेवल पर ही क्लियर हो जाते हैं? नहीं, पॉलिसी डिसीजन ओनली गो टू कैबिनेट, अदरवाइज नहीं। बाकी रोज के प्रकरण तो हमने क्या किया, नीतिगत निर्णय करने शुरू किए, तो पॉलिसी फॉर्म किया और पॉलिसीज के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता। एक पॉलिसी तय की कि उसी में जो बैठता है तो उसका होगा। दीपक पारेख क्यों ये कहते हैं कि सरकार में काम नहीं हो रहा है? नहीं, उन्होंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के बारे में ये नहीं कहा, पर जनरली उन्होंने ये बोला और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को बहुत बड़ा रोड ब्लॉक माना जाता रहा है। नहीं, लेकिन अभी उस पर कोई नहीं बोल रहा है, उल्टा स्वागत कर रहे। सवाल है कि देश में दीपक पारेख है या बाकी है, उनको अपने अपनी राय होती है। मुझे लगता है अभी 6 महीने के बाद जब दीपक पारेख फिर इंटरव्यू देंगे तो कहेंगे कि सरकार ने काम करके दिखाया है। लोग बोलते हैं कि सब मंत्री डरे हुए हैं, क्या प्रकाश जावड़ेकर भी डरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, हम उल्टा सीधी बात कर सकते हैं, हमारी बात को, आकांक्षा को, अपेक्षाओं को, समस्याओं को रख सकते हैं। वी हैव अ फाइनेस्ट लीडर वी कुड ड्रीम ऑफ। मोदी जी के सरकार में कर गुजरने का संकल्प होता है। मोदी जी के नेतृत्व में शनिवार रविवार नहीं होता है। हम पूरा काम करते हैं, लगन से करते हैं, जुनून से करते हैं, क्योंकि कुछ कर गुजरने का संकल्प है। बात करने के लिए आपका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आमने सामने में ये थे प्रकाश जावड़ेकर जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।